ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर, पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक बालक जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई आती है उसे निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षमता हो सकती है? बौद्धिक अयोग्यता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, श्रव्य अक्षमता या दृश्य अक्षमता। ए चाइल्ड हु हैज़ अनयूजुअल डिफिकल्टी इन ओरल इंस्ट्रक्शन may have the following impairment: intellectual disability, सेरिब्रल पल्सी, हियरिंग इम्पेयरमेंट या विजुअल इम्पेयरमेंट। यहाँ पर बात हो रही है ओरल इंस्ट्रक्शन की या मौखिक निर्देशों की। जब बालक भली भांति नहीं समझ पाता है तो सीधी सी बात है उसको हियरिंग लॉस है या हियरिंग प्रॉब्लम है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य अक्षमता या हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगला प्रश्न है हमारा, उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ता है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अयोग्यता होगी? देहमांद दोष, पठन दोष, अजीर्ण दोष, गणन दोष। ए चाइल्ड हु रीड्स नंबर रॉन्गली हैज़ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी: डिस्क्रेसिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेप्सिया, डिस्कैल्कुलिया। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया, जिसको हम पठन दोष बोलते हैं। जब बच्चा पढ़ने में गलती करता है तो डिसलेक्सिया होता है, और बच्चा जब अंक गणितीय गणनाओं में गलती करता है तो वो आपके डिस्कैल्कुलिया होती हैं। और डिस्क्रेसिया, डिस्पेप्सिया ये आपकी पेट से संबंधित बीमारियों के नाम हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर पठन दोष या डिसलेक्सिया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस बालक जिसे वस्तुओं को उठाने में प्रॉब्लम हो रही है कौन सी अक्षमता है? बौद्धिक कार्य प्रणाली का निम्न स्तर, दृष्टि की अक्षमता, बोलने की अक्षमता या लोकोमोटर अक्षमता। द चाइल्ड हैविंग द डिफ़िकल्टीज इन पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेक्टेड टू हैव लोअर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन, साइट इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट या लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। तो आपका यहाँ पर जब बात हो रही है भार उठाने की या कुछ चीज़ उठाने की जो कि सीधे सीधे आपकी अस्थियों से संबंधित है या आर्थोपेडिकली है, बच्चा वीक है वहाँ पर, या उसके मोटर ऑर्गन हाथ पैर, ठीक है, या अस्थि बाधिता है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट या अस्थि बाधित बालक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, अनुसंधान का अर्थ है बार बार खोजना, नए समस्या का हल ढूंढना, नए सत्य की वैज्ञानिक खोज, प्रयोग करना। सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ, कंडक्टिव एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ रिसर्च का मतलब होता है आपका नए सत्य की वैज्ञानिक खोज करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, किस दर्शन का व्यक्तिवाद की ओर झुकाव है? जैन, सांख्य, बौद्ध। तो जो व्यक्तिवाद की बात हो रही है यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है, तो वो जैन दर्शन है जो व्यक्तिवाद की ओर झुका हुआ है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैन दर्शन। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा अनुसंधान के निम्न सोपान हैं। रिसर्च के कौन कौन से स्टेप होते हैं जिनमें हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका आंकड़ों का संकलन, ऑप्शन 2 उद्देश्यों का कथन, 3 समस्या का चयन, 4 विधि प्रक्रिया, 5वां आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचन, 6 परिणामों की रिपोर्ट करना। कौन सा आपका क्रम सही है? कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, मेथड एंड प्रोसीजर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो आपका यहाँ पे सबसे पहला रहता है समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। इसके बाद सेकेंड आपका आता है क्या? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या उद्देश्यों का कथन। फिर तीसरा आपका आता है यहाँ पर मेथड एंड प्रोसीजर, मतलब किस मेथड में आप रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, हिस्टोरिकल, केस स्टडी, फिलोसफिकल। तो यहाँ पे आपका तीसरे में आ जाएगा चौथा मेथड एंड प्रोसीजर। फिर चौथे नंबर पे आपका आएगा यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचन करना, और लास्ट में आपका रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 7वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता है बाह्य चरों का नियंत्रण, कारक प्रभाव संबंध का अध्ययन, आश्रित चर के प्रसरण का अध्ययन, उपचार चरों का हेर फेर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ओनली ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज? कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑब्जर्विंग वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएबल। तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसका जो मेजर करेक्टरिस्टिक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन करना, जोड़ तोड़ करना, उनको अपने अकॉर्डिंग उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है 8वां। एक शोधकर्ता से सामान्यतः अपेक्षा की जाती है किसी क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करें, नए सिद्धांतों व नियमों का उद्भव करें, दूसरों द्वारा दिए गए विचारों का समाकलन करें, किसी अध्ययन के निष्कर्ष का मूल्यांकन करें। ए रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, क्या करते हैं हम उम्मीद करते हैं नए सिद्धांतों व नियमों का उद्भव करें, जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम से भाव है मीनिंग ऑफ करिकुलम, ठीक है। विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया, कोर्स के लिए निर्धारित सिलेबस, कक्षा अनुभव, खेल व क्रीड़ाएँ। करिकुलम मीन्स, तो करिकुलम का मीन्स होता है यहाँ पर ऑल द एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट्स गेट इन स्कूल। विद्यालय बाउंड्री में या स्कूल इन्वायरमेंट में बच्चा जितना भी नॉलेज लेता है, वो को करिकुलर एक्टिविटी हो, नॉन करिकुलर एक्टिविटी हो, वो सब आपके करिकुलम में आता है। और करिकुलम का एक पार्ट होता है आपका सिलेबस। करिकुलम आपका ब्रॉड टर्म है, सिलेबस उसी के अंदर ही इंक्लूड रहता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव या ऑल द एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट्स गेट इन ए स्कूल। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रतिपादक है फ्रोबेल, जॉन डीबी, स्टीवेंसन, पार्कर। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम? तो आपका एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम के जो एक्सपोनेंट हैं वो जॉन डीबी ने बात की है बालकों को अनुभव के थ्रू सिखाना या लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। अनुभव के माध्यम से बच्चे के अंदर जो नॉलेज डेवलप होती है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए होती है और बच्चे के पास उस नॉलेज को यूज़ करने का भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। तो ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा 11वां, कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया है आपकी नहीं है, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर? सहचर्यता, प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति, उदात्तीकरण, एसोसिएशन, रिग्रेशन, कंपेंसेशन, सब्लिमेशन। तो आपका यहाँ पर सहचर्यता और या एसोसिएशन डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है और बाकी नीचे वाली तीनों युक्तियाँ डिफेंस मैकेनिज्म की आपकी हैं, जो कि सिगमंड फ्राइड और उनके एसोसिएट के द्वारा दी गई हैं, जिसके थ्रू जो आपका ईगो, पर्सनालिटी के पार्ट ईगो होता है, इड ईगो, सुपर ईगो को कंट्रोल करने के लिए दी गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, एनसीईआरटी का मुख्य कार्य है राज्य शिक्षा विभागों के साथ मिलकर शिक्षा का विस्तार कार्य करना, जो के स्तर पर कार्य करता है, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी इज एन एक्सटेंशन वर्क विद द स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स सेंटरिंग अराउंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ। एनसीईआरटी का वर्क होता है स्कूल एजुकेशन को डेवलप करना, उसमें रिसर्च करना, उसमें नए नए इम्प्रूवमेंट करना। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, स्कूल एजुकेशन। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? समयबद्धता, विषय में महारत व संचार क्षमता या सामाजिक क्षमता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर? पंचुअलिटी, कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी और सोशबिलिटी। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, विषय में महारत और संचार क्षमता, कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। अपने सब्जेक्ट में जितना डीप नॉलेज होगा, जितना उसको मास्टरी होगी, उसकी मास्टरी के साथ में उसको एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, इफ़ेक्टिव वे में अपने कंटेंट को क्लासरूम में डिलीवर कर पाए और बच्चे उसको इजी वे में रिसीव करें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सुगम बनाएं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर टाइप वन एरर, ठीक है। टाइप वन एरर दिया गया है यहाँ पर, या टाइप वन त्रुटि। तो टाइप वन एरर कब होती है आपके, हम सीधे समझ लेते हैं इसको। टाइप वन एरर जब होती है जब हमारी नल हाइपोथेसिस
ठीक है, ट्रू होती है, लेकिन हम उसको तब भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो टाइप 1 एरर होती है। टाइप 2 एरर कब होती है? जब हमारी नल हाइपोथेसिस, ठीक है, फॉल्स होती है, रिजेक्ट हो गई होती है, तब भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर में क्या है? टाइप 1 एरर में हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है, तब भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और टाइप 2 हाइपोथेसिस में क्या होता है? हमारी जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, तब भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपका यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन डी हो जाएगा, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। वह सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ, एक गुणात्मक शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, किसी प्रक्रिया या अवधारणा को समझना, समूह में अंतर करना या समूह में अंतर का अध्ययन करना, संबंधों की भविष्यवाणी करना, प्राप्तांकों के परिवर्तन की व्याख्या करना। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ए क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी इज टू अंडरस्टैंड ए प्रोसेस और कॉन्सेप्ट, स्टडी ग्रुप डिफरेंसेस, प्रिडिक्ट रिलेशनशिप, एक्सप्लेन वेरिएशन इन मेजरमेंट। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किसी प्रक्रिया को समझना, उसके अंदर जाना, उसके प्रोसेस को, उसके कॉन्सेप्ट को। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वालिटेटिव जो आपकी रिसर्च होती है, स्टडी होती है, उसमें क्या होता है? अंडरस्टैंड ए प्रोसेस और कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी क्रिया ठीक प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रबंध के अंतर्गत आती है? अध्यापकों की भर्ती, समय सारणी का निर्माण, कक्षों का सुसज्जन या सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली कम्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी? रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल, इक्विपिंग द क्लास रूम और अपॉइंटिंग अटेंडिंग स्टाफ। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टाइम टेबल की बात करते हैं, ठीक है, टाइम टेबल किसके अंतर्गत आता है? आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। हम टाइम टेबल बनाकर अपनी क्लास को मैनेज करते हैं, टीचर्स को इंगेज करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रघटना विज्ञान एक विधि है जिसका मूलतः प्रयोग होता है शैक्षिक अनुसंधान में, दार्शनिक अनुसंधान में, ऐतिहासिक अनुसंधान में या प्रायोगिक अनुसंधान में। या फेनोमेनोलॉजी is a method of basically used in educational research, philosophical research, historical research और experimental research। तो आपका इसमें ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। प्रघटना विज्ञान किस में यूज़ होती है? दार्शनिक अनुसंधान में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? मानव संसाधन, सामग्री प्रबंधन संसाधन या सामग्री संबंधी संसाधन, ठीक है, या जल संसाधन या वित्तीय संसाधन। एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग रिसोर्सेज: ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज और फिनंशियल रिसोर्सेज। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जल संसाधन, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बाकी तीनों आपके शिक्षा के में रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सतंत्रिकी साइबरनेटिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नॉर्बर्ट वीनर, कोलाडे ईसामनन, वारन बीबर मॉडल, अरिस्तु, ठीक है। तो आपका सबसे पहले साइबरनेटिक्स वर्ड यूज़ किया था किसने? नॉर्बर्ट वीनर ने। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के सुधार की सिफारिश की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? रेड्डी कमेटी, राममूर्ति कमेटी, यशपाल कमेटी, मेहरोत्रा कमेटी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है राममूर्ति कमेटी, जो कि 1990 में आपकी आई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य राम मूर्ति जी थे। तो इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और आपके आगे के जो आने वाले पेपर्स हैं, नेट, जेआरएफ या आपका पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और बीएड, इनमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।